आज की कहानी की शुरुआत होती है मीकू और सूजी से। मीकू और सूजी एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती हैं, वो भी 8 सालों से। पर यहाँ पर मीकू अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है। यहाँ सूजी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर सूजी और मीकू मीकू के हस्बैंड के बारे में बात कर रही होती है, जो अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हुए जा रहे हैं और वो अपनी वाइफ और अपने आने वाले बच्चे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, इसी को बताते हुए मीकू बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर यहीं पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी मीकू के पास उनके पास एक कॉल आता है, वो भी हॉस्पिटल से, सिटी हॉस्पिटल से, जहाँ पर उनके हस्बैंड एडमिट है क्योंकि उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है। पर इतना सुनना ही था कि मीकू के तो पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई थी। जहाँ पर वो कुछ देर पहले इतना ज़्यादा खुश थी, अब वो खुशी कहीं ना कहीं बहुत दूर जा चुकी थी उससे। सूजी उससे पूछती भी है कि आखिर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। पर उतने ही पल में मीकू के पास उनकी मॉम का कॉल आ जाता है और मॉम बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि डैड अभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन में थे। यहाँ पर मीकू उनका इधर और उधर दोनों साइड ही वो फंस चुकी थी यहाँ पर मीकू को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ पर। यहीं पर सूजी उससे हौसला देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी और मैं तुम्हारे हस्बैंड के तरफ चली जाऊँगी और उन्हें देख लूँगी और तुम्हें अभी अपने परिवार के पास जाना चाहिए। पर यहाँ पर मीकू रोते हुए कहती है कि चैन को भी तो मेरी ज़रूरत है, मुझे भी उसके साथ होना चाहिए। पर सूजी समझाती है तब मीकू मान भी लेती है और उनके लिए जल्द से जल्द गाड़ी भी बुलवा देती है सूजी। वहीं पर मीकू का फ़ोन जो गिर गया था वो चुपके से सूजी ने छुपा दिया होता है और मीकू जल्दबाजी में अपना फ़ोन ले जाना भी भूल जाती हैं। और उसी पल में सूजी उनके हस्बैंड को मैसेज कर देती है कि वो नहीं आ सकेगी क्योंकि वो एक अपाहिज के साथ अब नहीं रहना चाहती है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कंपनी का भी कुछ हो सकता है, इसी वजह से तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ और मुझे अपना चेहरा मत दिखाना और मैं तुम्हारे इस बच्चे को भी अडॉप्ट करवा दूँगी ताकि मुझे इसका बोझ ना झेलना पड़े। और ये सब तो बस सूजी ने भेजा होता है। वहीं हॉस्पिटल में मीकू की सांसें ही रुकने ही वाली थी क्योंकि उसे जब पता चलता है सूजी के कॉल की वजह से कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब वो बहुत ज़्यादा ही टूट जाती है और वहीं पर उनके डैड भी उसी समय गुजर जाते हैं। ये पल उसके लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। एक ही पल में उसका लग रहा था कि सब कुछ छिन गया है और तभी वो इतने बुरी हालत में थी कि उनका वाटर भी ब्लॉक हो जाता है, जिनकी वजह से उन्हें इमरजेंसी डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। और इसी तरह से अब 6 साल बीत चुके थे और मीकू एक घर में रहा करती थी, वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने बेटे यूनू के साथ, जो चैन का भी बेटा होता है। यहाँ पर यूनू बहुत ही दर्द से हर रोज़ गुजरते थे क्योंकि उन्हें एक डिज़ीज़ था, वो भी जेनेटिक डिज़ीज़ होता है, जिसका इलाज मिलना इतना मुश्किल था कि मीकू को दिन रात मेहनत करना पड़ता था। पर वहीं पर उसकी मकान मालिक भी बहुत ज़्यादा बुरी थी, उसका हालत देखकर भी उसे तरस नहीं आता था और उसे रेंट पे करने के लिए हमेशा वार्निंग दिया करती थी। पर यहीं पर मीकू हार नहीं मानती है, वो सोचती है कि जिस बार में वो काम करती है वहाँ पर आज ज़्यादा काम कर कर वो ज़्यादा पैसे कमा लेगी। और उसी बार में देखते हैं जहाँ पर मीकू बहुत अच्छे से रेडी होकर और गई भी होती है, पर वहाँ जिस रूम में वो जाती है वहाँ पर बहुत बूढ़े बूढ़े लोग थे और वो सब मीकू को देखते ही बहुत ही गंदे नज़रों से देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर चैन आते हैं और उनका आवाज़ सुनते ही मीकू वहाँ पहचान जाती है कि वो आखिर कौन है और अपने सामने चैन को देखते ही उसे तो यकीन ही नहीं होता है जो हस्बैंड 6 साल पहले उसके लाइफ से हमेशा के लिए चला गया था, आज वापस उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। और ये पल उसके लिए कोई मैजिक से कम नहीं था। पर मीकू उन्हें देखते ही उन पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि तुम तो मर चुके थे ना, तुम मेरे सामने कैसे वापस आ सकते हो, मुझे इस तरह से और छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो। तुम्हारा वो मैसेज मिलना कि तुम इस दुनिया में नहीं हो तो इतने टाइम से बस मुझे धोखा दे रहे थे। और तभी मीकू देखती है कि वहाँ पर सूजी भी उन्हीं के साथ थी और मीकू को अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि शायद चैन और सूजी मिले हुए थे, पर फिर भी वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर तो चैन उसी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे अपना ये हालत मत दिखाओ,
मुझे तो लगा ही था कि तुम्हारा यही हालत होगा मेरे जाने के बाद। इतना घमंड के साथ गई थी मुझे छोड़कर तुम, उस मैसेज का बस एक आखिरी मैसेज कर मुझे। पर यहाँ पर मीकू को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मैसेज, उसने तो कोई मैसेज किया ही नहीं था। वो इस बारे में यहाँ पर चैन से पूछती भी है, पर चैन इस पर कुछ नहीं कहते हैं। वहीं पर सूजी इस वजह से थोड़ा घबरा जाती है कि कहीं उसका भांडा अभी फूट ना जाए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जितने लोग वहाँ पर थे वो सभी लोग यहाँ पर मीकू का इंसल्ट कर रहे थे और वहाँ कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था कि एक लड़की जो मेहनत से कमा रही है उसकी ज़रा सा रिस्पेक्ट तो करे। और वहाँ पर जो उसका हस्बैंड था वो तो इस बारे में कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि वो तो अब मीकू से बस नफ़रत ही नफ़रत करता है और उसे लगता है कि ये बस पैसों के खातिर किसी को भी धोखा देकर उसके लाइफ से जा सकती है। और यही सब कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं मीकू को वहाँ अकेला छोड़कर। मीकू इतने टाइम बाद भी जब उसे लगा कि वो अपने हस्बैंड को देखकर उसे वो खुशी, वो दर्द इतने सालों से जो उसने सहा वो ख़त्म हो जाएगा, पर वो तो उसके बदले उसे और दर्द मिल ही गया। इसी तरह से उसके घर में देखते हैं जहाँ पर मीकू अपने दर्द को समझ ही रही थी, तभी उसका बेटा दर्द से चिल्लाने लगता है और वो तुरंत अपने बेटे के पास जाती हैं और उन्हें एक इंजेक्शन देती हैं जो एक पेन किलर की तरह काम किया करता है। यहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपने बेटे का इलाज करवाएं कि वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इस दर्द से उसे छुटकारा मिल जाए। पर यहीं पर मीकू को तभी याद आता है जब वो दावा देखती है और उसे ये याद था कि सूजी जो इसी फील्ड में है, क्योंकि उसके फादर एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं और वो इसी तरह के डिजीज़ का इलाज निकालते हैं और यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी कंपनी भी थी फार्मास्यूटिकल करके। और इसी तरह से मीकू तुरंत सूजी के पास जाती है जहाँ पर वो उससे हेल्प मांग सके। सूजी इतनी आसानी से मीकू का हेल्प थोड़ी करने वाली थी, वो उसके बदले में मीकू से कुछ चाहती थी और वो ये था कि वो चैन के पास वापस जाकर उसके मन में उसके खिलाफ जितनी नफ़रत वो पैदा कर सकती है उतने करे, ताकि वो चैन से कुछ हासिल कर सके। और इसके पीछे क्या रीज़न था वो मीकू यहाँ पर पूछती तक नहीं है, क्योंकि उसे तो पता था कि चैन और मीकू में जो दरार है वो ज़रूर सूजी की वजह से ही है। पर वो यहाँ पर मीकू को सिर्फ अपने बेटे का चिंता था और वो किसी भी हाल में उसका इलाज करवाना चाहती थी और उसका एक ही साधन था सूजी, और उसके पास ऐसे दवा थे जो यूनू को सही में ठीक कर सकते थे। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर अपने बेटे के साथ यूनू के साथ थी, तभी वहाँ पर चैन आ जाते हैं और घर पर आते ही ड्रामा क्रिएट करने लगते हैं। और जैसे ही उन्हें यूनिक आवाज़ आता है तब वो तुरंत देखने चले जाते हैं उसके कमरे में, ताकि वो पता लगा सके कि मीकू उनसे क्या छुपा रही है। और यहाँ पर मीकू को ऐसे वर्ड कुछ कहती है जिसकी वजह से चैन वहाँ उस अलमारी को नहीं खोलते हैं जहाँ पर यूनू छुपा हुआ था और वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर अब वापस जब चैन वापस आते हैं तब उनके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था और उसमें 3 मिलियन में उन्होंने मीकू को खरीद लिया था और यहाँ पर मीकू के साइन करते ही मीकू उनकी सर्वेंट बन जाती और अभी उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और उन्हें भी सूजी का प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इस पर साइन तो करना ही था। वहीं अब अगले दिन देखते हैं जब मीकू और यूनू उनके घर पर आते हैं तब पहली बार चैन अपने बेटे को देखते हैं, पर यहीं पर उन्हें ये पहली बार में तो यकीन नहीं होता है कि ये उन्हीं का बेटा है और वो उनसे तरह तरह के सवाल भी करते हैं, पर यहाँ पर मीकू कुछ भी उनकी बातों का सही जवाब नहीं देती है और बस इतना ही कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो अपने हाथ यहाँ से हटा लो। पर अब चैन को जानना था कि अगर ये उनका बेटा नहीं है तो है किसका। पर यहाँ पर जो चैन ज़्यादा बहस नहीं करते हैं और मीकू भी अपने काम पर लग जाती है। यहाँ पर मीकू अपना सर्वेंट का रोल बहुत अच्छे से निभाती है, पर उस पल में चैन को अपनी वाइफ दिख रही होती है, कोई सर्वेंट नहीं, और उन्हें वो प्यार और वो पल याद कर कर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मीकू भी उस पल में खो जाना चाहती थी, पर तभी यहाँ सूजी आ जाती है और ये चीज़ देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो तुरंत मीकू और चैन को अलग कर देती है। यहाँ पर मीकू को खुश देखना और उनके करीब होना बिल्कुल भी सूजी को बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए तो वो गर्म पानी मीकू पर
उछलने ही वाली थी, पर तभी उनके बेटे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक जलन पैदा होने लगती है। और मीकू ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उन्हें ये बहुत डर लग रहा था कि कहीं निशान ना छोड़ दे। और यहीं पर चैन जब वो निशान देखते हैं जो एक जेनेटिक डिजीज़ की वजह से है और वो उनके ख़ानदान में चलती आ रही है, तब यहाँ पर चैन को यकीन हो जाता है कि ये उन्हीं का बेटा है। पर यहाँ पर मीकू उनके जवाब पर कोई भी आंसर नहीं करती है और यहाँ चैन को अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कि कहीं मीकू सही में ये ना कह दे कि ये उनका बेटा नहीं है। पर फिर भी उसका इलाज करवाने के लिए वो लेकर जाते हैं उसे, और मीकू अपने बेटे का इलाज सबसे पहला प्रायोरिटी रखती थी वो। और यहाँ हॉस्पिटल में उसके इलाज के साथ उसका डीएनए टेस्ट भी होने वाला था और उसके डिजीज़ के बारे में भी पता लगने वाला था कि आखिर जो मीकू डिजीज़ कह रही है क्या वो सही में सच है कि नहीं। पर यहाँ सूजी भी किसी से कम थोड़ी थी, वो हाथ पर हाथ रख कर बैठ नहीं सकती थी, इसलिए तो वो अपने फादर के साथ प्लान बनाती है और उस रिपोर्ट को पूरी तरह से बदलवाने का काम भी चालू कर देती है। और उसी रात को जब मीकू अपने बेटे को सुला लेती हैं और उस रात रिपोर्ट आ गई थी, तब वहाँ उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि चैन और यूनू का कोई भी रिलेशन नहीं है। और यहाँ मीकू को समझ में आ गया था कि ये काम ज़रूर सूजी का है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए मीकू भी कह देती हैं कि वो सिर्फ 5 साल का है, यानी वो तुम्हारा बेटा नहीं है और मेरे और उसके बीच में तुम आने की कोशिश मत करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से तुमने हमें छोड़ के गए थे उस तरह से तो तुम मुझसे उम्मीद मत करो कि तुम मेरे लाइफ में दोबारा दखल भी दे सकते हो। और यही सब उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा होकर चले जाते हैं अपने अपने रास्ते। पर यहाँ पर चैन को ज़रा सा भी मीकू और ना ही उस रिपोर्ट पर भरोसा था, वो कहीं ना कहीं अपने आंखों पर ही भरोसा कर रहे थे जो उन्होंने देखा है। पर इसी तरह से यूनू का तबीयत और धीरे धीरे ख़राब हो रहा था और वो तुरंत उन्हें अपने हस्बैंड के साथ लेकर हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी। पर यहाँ पर उनके हस्बैंड ड्रामा ही करते हैं, जिसकी वजह से मीकू को खुद ही जाना पड़ता है और वो उसे हॉस्पिटल पहुँचाकर खुद भीगते हुए बारिश में सूजी के पास जाती हैं, जहाँ पर वो उसके पैरों पर पड़कर माफ़ी मांग रही होती हैं, भीख मांग रही होती हैं कि प्लीज़ उनके बेटे के लिए जो दवा उनके पास है वो उन्हें दे दें ताकि वो अपने बेटे की जान बचा सकें। पर यहाँ पर सूजी को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था और वो इतने आसानी से मीकू को दवा नहीं देने वाली थी। वो फिर भी एक दवा उसे देती है जो उसके भीख मांगने के बाद उसे मिलता है। और उसके साथ साथ हाँ सूजी एक चीज़ और कहती है कि देखो तुम मुझे अपना राइवल मत समझो, मेरा चैन के साथ कोई बहुत बड़ा नाता है, इसीलिए मैं उससे कुछ करवाना चाहती हूँ और मेरा जो भी प्लान है उस बीच में तुम ना हो तभी तुम्हारे लिए अच्छा है। और यहाँ पर मीकू उनकी बात मान लेती हैं और इसी तरह से एक दिन पार्टी में देखते हैं जहाँ पर मीकू को इंसल्ट करते हुए कुछ गेस्ट को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और उसे चोट पहुँचाते हुए। यहाँ तक सूजी भी ये सब देखकर कुछ भी एक्शन नहीं लेती है, भली वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। यहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और ये सब हरकत देखकर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वहाँ पर अपनी मीकू को उठाकर बाकी लोगों को बस एक ही वार्निंग देते हैं कि ये मेरी सर्वेंट है, अगर इससे कोई गलती होगी तो मैं इसे पनिशमेंट दूंगा, तुम लोग कुछ भी इसे नहीं कह सकते हो और न ही इसके साथ कुछ कर सकते हो। फिर उसके बाद मिस्टर चैन मीकू का इलाज तो करते हैं, पर यहीं पर उस फोटो को देखकर मीकू को हंसी आ जाती है जो उनके मैरिज का फ़ोटो था। यहाँ पर चैन को वो फिर से एक ढोंगी कहती हैं और वहाँ पर उसका बहुत इंसल्ट करती हैं, जिसकी वजह से चैन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा शायद वो मीकू पर ही उतारना चाहते थे, पर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और फिर भी उन्हें अब मीकू की तरह से भी टेंशन नहीं थी कि चेहरे पर पैसे फेंक कर कहते हैं कि इससे अपने इलाज करवा लेना। पर इसके बाद मीकू और चैन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि आखिरकार वो अभी भी तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ऐसा हरकत एक दूसरे के साथ कर कर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहीं पर यूनू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो एक इंसान को कॉल बार बार कर रही थी पर वो इंसान वो कॉल नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से मीकू और परेशान होकर तुरंत वो
उसी जगह पर भागती हैं जहाँ पर वो सूजी से मिल सकती हैं। और वहाँ पर वही बदमाश इंसान था जिसका नाम मिस्टर रैन है। मिस्टर रैन शुरुआत से ही मीकू पर बहुत बुरी नज़रों से देखा करता था और यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें सूजी से मिलना है तो मेरी मदद तो करनी ही होगी, जो मुझे चाहिए वो अगर तुम दे सको तो। और सबसे पहले तो मेरे पैरों तले अपनी नाक रगड़ो, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। ये सब देखकर यहाँ पर मीकू को बहुत इंसल्टेड फील तो हो रहा था, पर उससे भी ज़्यादा बड़ा उनका ये मकसद था कि वो अपने बेटे के लिए करें कुछ। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और यही सब सुन लेते हैं वो, और जिसकी वजह से उन्हें रैन पर इतना गुस्सा आता है कि एक लात मारकर उसे गिरा देते हैं। और यहीं पर मीकू को जब वो अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तब वो उनकी कोई भी बात नहीं मानती है और रैन को ही साथ दे रही होती है, जिसकी वजह से चैन को और गुस्सा आता है और वो ज़बरदस्ती मीकू को अपने गाड़ी में बिठाते हैं, पर फिर भी मीकू उस गाड़ी से भागकर वहाँ से चली जाती है। और यहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर अभी यूनू एडमिट था। हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी थी, उसका इलाज जल्द से जल्द चालू करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पर यहीं पर सूजी मीकू को देखती है और उस पर देखकर उसे तरस आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी इस हालत को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहीं पर वो उसे जो दावा देने वाली थी वो उस दावा को भी वो उसके सामने ही गिरा देती हैं और कहती है कि जब तक मुझे इस गेम में मज़ा आ रहा है तब तक मैं तुम्हें इसी तरह से तड़पाती रहूँगी और तुम्हारे बेटे को भी। यहाँ पर मीकू इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो वहीं पर उस सूजी को अच्छे से सबक सिखा सकती थी, पर फिलहाल उन्हें बस अपने बेटे का ज़्यादा चिंता था। यहाँ पर सूजी मीकू से ये डिमांड करती है कि अगर तुम मुझे 30 मिलियन लाकर दे दो तो मैं तुम्हें इस दावा का दूसरा वर्जन दे सकती हूँ। और यहाँ पर मीकू को बस एक ही इंसान इस समय नज़र आता है और वो था मिस्टर चैन। और मिस्टर चैन के पास जाकर मीकू अपने आप को पूरे लाइफ टाइम के लिए बेचने का ऑफ़र रखती है और वो भी हर साल उसे देने होंगे, तभी वो उसके हर एक बात को मानेगी। और मिस्टर चैन भी उसकी इस बात को मान लेते हैं और उसे वो 30 मिलियन दे देते हैं। पर इसके बाद मिस्टर चैन भी हाथ पर हाथ थोड़ी रखेंगे, वो इस पैसे का हर्जाना और कहाँ पर ये खर्च हो रहा है और किसको मीकू दे रही है वो सब का वो जांच करवाते हैं। मीकू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो बार बार अपने हस्बैंड के सामने इस तरह से इंसल्टेड हो, पर वो फिर भी क्या ही कर सकती थी। वो बस एक लाचार माँ है जिसको बस अपने बेटे की लाइफ किसी भी तरह से बचानी है। और इसी तरह से एक दिन मिस्टर चैन मीकू और यहाँ यूनू से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मीकू सो रही होती है। वहीं यूनू अपने डैड को सब कुछ सच बता देता है कि वो उन्हीं का बेटा है और यहाँ पर ये भी कि वो 6 साल का है ना कि 5 साल का। पर मेरी मॉम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये आपको पता चल सके। पर उसके बाद मीकू जब उठती है तब चैन को गुस्से में वहाँ से भगा देती है। पर इसके बाद अब चैन किसी भी हाल में इस हद तक जाना चाहते थे कि आखिर मीकू ने उनसे बोला और इसके पीछे आखिर सूजी का क्या हाथ है। और इसी वजह से वो सूजी के साथ एक आगे का बिजनेस प्रपोजल रखते हैं। पर यहीं पर उन्हें ये भी बात बताते हैं कि शायद वो यूनू को अपना बेटा समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील भी होता है। यहाँ पर सूजी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लग रहा था कि कहीं मिस्टर चैन को सही में पता तो नहीं चल गया है सच। और वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर यूनू का एक ऑपरेशन होने वाला था ताकि वो आगे के इलाज के लिए ज़िंदा रह सके। पर यहीं पर उनके मॉम एंड डैड बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। पर इस पल में अब मीकू अपना हद भूल चुकी थी और जो भी उसने जीजू से प्रॉमिस किया था वो भी भूल चुकी थी। यहाँ पर वो रोते हुए कहती है कि हमने बच्चे को बचाने के लिए, हमारे बच्चे को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, यूनू तुम्हारा ही बेटा है। और वहीं पर उसका सेक्रेटरी मिस्टर चैन का आ जाता है, वो भी डीएनए रिपोर्ट के साथ। और यहाँ पर जो भी सूजू ने किया था उसका भी भांडा उसके सामने आ चुका था और वो अब उससे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर को मिस्टर चैन का ज़रूरत था क्योंकि उसको एक फादर थे और यहाँ पर वही उसकी मदद कर सकते थे। फिर अब क्या था, अब मिस्टर चैन और उनके सेक्रेटरी बस एक ही प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से इस सूजी को और उसके फादर को किस तरह से जेल की हवा खिलाना है। फिर अब यूनू अब ठीक लग रहा था वो अपने इलाज के बाद, अपने ऑपरेशन के बाद। और यहीं पर डॉक्टर उसे एक खुशखबरी भी देते हैं कि अब
यूनू का पूरी तरह से इलाज हो सकता है और वो ऑपरेशन सही में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है। पर वहीं टीवी पर हम देखते हैं कि मिस्टर चैन का एंगेजमेंट का न्यूज़ आ रहा था, वो भी मिस सूजी के साथ। और ये देखते ही मीकू तुरंत चैन को कॉल करती है, पर वो इंसान अब उसका कॉल तक नहीं उठा रहा था। अब यहाँ पर मीकू को लग रहा था कि उसने दोबारा से मिस्टर चैन की वजह से धोखा खाया है। पास जाती भी हैं अपने सवालों का जवाब पाने के लिए, पर यहाँ पर मिस्टर चैन पूरी तरह से उसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि मेरा जो एंगेजमेंट का न्यूज़ है वो पूरी तरह से सच है। और ये सुनते ही यहाँ पर मीकू उसे एक ज़ोरदार तमाचा लगाती है और ये कहकर चली जाती है कि मैंने तुम पर दोबारा भरोसा कर कर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। पर यहाँ पर चैन ही को पता था कि वो मीकू का नफरत पाकर भी अपने रिवेंज के साथ चल रहे होते हैं। यहाँ पर अब तो चैन अपने बेटे यूनू के साथ और अपनी वाइफ मीकू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, पर बार बार मीकू उन्हें इंसल्ट करवा रही थी उनके बेटे के सामने। और यहाँ पर चैन उस पर कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि जो भी मीकू कह रही थी वो उन्हें पता था किस दर्द से गुजर कर उन्हें वो कह रही थी। यहाँ पर मीकू अपने बेटे और उनके डैड को एक साथ देखकर उन्हें अच्छा तो लगता है, पर फिर भी अब मीकू ठान ली होती है कि वो अब सूजी से खुद बदला लेगी। यहाँ पर चैन का जो रिवेंज वाला प्लान था वो उन्हें कुछ भी उसके बारे में नहीं पता था, पर इस वजह से अब चैन बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, क्योंकि वो अपनी वाइफ के नज़रों में और ज़्यादा गिरते हुए जा रहे थे। और इसी तरह से वो दिन भी आ जाते हैं जहाँ पर यहाँ सूजी और चैन का एंगेजमेंट होने वाला था, पर वहाँ पर जो गेस्ट आए हुए थे वो मीकू को अकेला थोड़ी छोड़ेंगे, वो हमेशा उसका इंसल्ट तो करते ही रहेंगे। यहाँ पर इस पार्टी में भी बुलाना किसी और का प्लान नहीं था, बल्कि सूजी का ही था। सूजी का जो प्लान था उसी को फॉलो करते हुए उस एंगेजमेंट पार्टी में मीकू जाती है, पर यहाँ पर उसे क्या पता था सूजी को कि उसका अंत आज नज़दीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही इंसान उसे बदला लेने के लिए उसके साथ नहीं, उस सामने खड़ा नहीं था, बल्कि उसके साथ जो खड़ा था यानी मिस्टर चैन, वो भी उसी को बदला लेने के लिए उसके साथ खड़े थे। यहाँ पर सूजी और बाकी सब जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब चैन ने अपना हाथ मीकू पर उठाया था और उन्हें ये लग रहा था कि वो चैन मीकू से पूरी तरह से नफरत करते हैं। और यहाँ पर अब मीकू बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है और उस इंसान को सामने लाती है जो 6 साल पहले मीकू का लाइफ बर्बाद करने में सूजी का साथ दिया था और उसके डैड का भी। और वो इंसान सब कुछ सच सच बता देता है कि चैन का एक्सीडेंट और यहाँ तक मीकू के डैड का जो तबीयत बिगड़ा था वो सब में इस सूजी का ही हाथ था और उसके डैड का। और यहाँ पर जो पेमेंट उसने उससे लिया था 30 मिलियन का, वो भी उसका कोई काले कामों के लिए पैसे थे, जहाँ पर वो ये दिखावा न करना चाहती थी कि वहाँ यूनू का जान उन्होंने बचाया है। पर वो इंसान जो भी कुछ कह रहा था उस बात को साफ सूजी इनकार कर देती है, क्योंकि उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो भी वहाँ पर कुछ हो रहा है वहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा करेगा, यानी मीकू के। पर यहाँ पर मीकू का साथ देने के लिए कोई और नहीं बल्कि उसके हस्बैंड भी वहीं पर खड़े थे और उनका भी अब प्लान पूरी तरह से सामने आ चुका था। पर मैं सूजी यहाँ कहती है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है ना, ये मत भूलो कि तुम्हारा बेटा भी अभी ठीक होने में उसको बहुत टाइम लगेगा और उसका जो इलाज का दवा है वो सिर्फ मेरे डैड बना सकते हैं। पर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर रहे हो, मेरे डैड को भी मैं तुम लोगों को सबक सिखा के रहूँगी। पर यहाँ पर मीकू उसे एक ज़ोरदार तमाचा खींच कर लगाती है और कहती है कि जो भी तुमने मेरे लाइफ को बर्बाद करने के लिए किए हैं ये तो बस ट्रेलर है उसके साथ। अभी तो तुम्हारी लाइफ को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी ताकि तुम दोबारा से उठ ना सको, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी तो मेरे साथ हैं। और ये सब बस सूजी को तोड़ने के लिए यहाँ पर मीकू कह रही होती है। फिर उसके बाद अब मिस्टर चैन मीकू से माफ़ी मांगते हैं और सभी के सामने उसके घुटनों पर बैठकर अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस मैसेज पर भरोसा किया, मैंने तुम्हारे सामने आकर कभी नहीं पूछा कि आखिर असली वजह क्या थी, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ रहो, क्योंकि मुझे अपने बेटे यूनू के साथ और अपनी प्यारी सी वाइफ के साथ रहना है। और तभी वहाँ पर चैन के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और अब यूनू का एक लास्ट ऑपरेशन था और यही सब कुछ संभालेगा, अगर कुछ बिगड़ा तो बहुत कुछ बुरा हो सकता था। और यहाँ पर चैन जो
प्लान बनाए हुए थे कि किस तरह से सूजी के डैड को भी अपने कब्ज़ों में करना है, वो भी धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा था और उनके डैड से ही अपने बेटे का इलाज वाला दवा बनवा ही लिए थे वो। और आज फाइनली मीकू और चैन का बदला सूजी और उनके डैड से पूरा हो चुका था और उनका बेटा यूनू भी अब पूरी तरह से वो ठीक हो चुके थे और हंसते खेलते अपने डैड और मॉम के साथ थे। यहाँ पर आखिरी बार चैन अपनी वाइफ से माफ़ी मांगते हैं जो भी कुछ हुआ और इसकी बाद मीकू उन्हें माफ़ भी कर देती है और वो अब अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।